आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे लीथल जीन कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो देखना जरा। तो कल हम लोगों ने प्लियोट्रॉपिस पढ़ लिया था, प्लियोट्रॉपिक जीन्स पढ़ लिए थे, मल्टीपल एलील्स पढ़ लिए थे। ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे अच्छा, मोनोजेनिक और प्लियोट्रॉपिस में क्या डिफरेंस है पता होना चाहिए। मोनोजेनिक एक जीन से एक ट्रेट को कंट्रोल करेगा, लेकिन प्लियोट्रॉपिक जीन एक जीन से दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं लीथल जीन। लीथल जीन, ठीक है, या फिर लिथैलिटी। ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर देखना तो है ही, पढ़ना तो है ही। तो लीथल जीन क्या होता है? लीथल लीथल मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक जीन है भाई। अ लीथल जीन, अ लीथल जीन यूजुअली यूजुअली रिजल्ट्स इन डेथ in death of an individual in death of an individual when present when present in homozygous condition, when present in homozygous condition। तो वो homozygous condition डोमिनेंट भी हो सकती है और रिसेसिव, may be dominant और may be recessive, may be recessive। तो लीथल जीन वो होते हैं जो होमोजाइगस कंडीशन में इंडिविजुअल की डेथ करा दे, और वो होमोजाइगस कंडीशन डोमिनेंट भी हो सकती है और रिसेसिव भी हो सकती है, लेकिन हेटेरोजाइगस नहीं होगी। ठीक है, आगे सुनना। क्यूनॉट एक साइंटिस्ट थे। क्यूनॉट फर्स्ट ऑब्जर्व्ड दैट inheritance of mouse body color did not agrees with Mendelian inheritance। कैसे, अब देखते हैं। उन्होंने देखा, बिकॉज यहाँ लिख देते हैं, बिकॉज द डोमिनेंट alleles for yellow body color is lethal in homozygous condition, क्या बोल रहे हैं बेटा? ये ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है कि अगर माउस का बॉडी कलर ऐसे है कुछ, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं माउस का बॉडी कलर कुछ ऐसे है यहाँ पे। ठीक है, ये जो कलर है ना, ये येलो कलर दे रहा था। ठीक है, ये येलो कलर दे रहा है माउस का, ठीक है, ये ब्राउन दे रहा है। लेकिन जो येलो कलर है होमोजाइगस कंडीशन, मतलब ये वाला, जिस माउस में ये वाला पेयर जाएगा वो लीथल जीन होता है और माउस की डेथ करा देगा। तो रेशियो क्या आएगा? 2:1। लेकिन मैंडेलियन इनहेरिटेंस का रेशियो क्या आता है? 3:1 फिनोटाइपिक। लेकिन यहाँ पे रेशियो क्या आएगा? 2:1, क्योंकि इन इंडिविजुअल की क्या हो जाएगी? डेथ। क्योंकि ये जो वाई जीन था, लिखा ना, इनहेरिटेंस ऑफ माउस बॉडी कलर डिड नॉट एग्री विद द मैंडेलियन इनहेरिटेंस बिकॉज द डोमिनेंट अलील्स फॉर येलो बॉडी कलर्स इज लीथल इन होमोजाइगस कंडीशन। तो ये जो जीन्स है लीथल थे और इसकी डेथ करा दी, तो रेशियो मॉडिफाई हो जाएगा 2:1। क्वेश्चन जो पूछेगा तुमसे, अगर पूछा तो यही पूछेगा कि भाई जो रेशियो आता है लीथल जीन में क्या आता है? 2:1, 3:1, ये ऑप्शन दे देगा। तो 2:1 रेशियो आता है। इसका एक और एग्जाम्पल है लीथल जीन का प्लांट्स में। एक और एग्जाम्पल है प्लांट्स में, एंटीरिनम मेजस में, एंटीरिनम मेजस, डॉग फ्लावर जिसको बोल रहे थे, स्नैपड्रैगन। ठीक है, इसका लीफ का कलर है, ये लीफ कलर है। ठीक है, तो इसमें ये क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में, अगर इसका जो लीफ कलर कुछ ऐसा है, ठीक है, अगर लीफ कलर कुछ ऐसा है इसमें, तो इसमें क्या होता है, जो ये वाला जो होता है, ये येलो, ये भी येलो कलर दे रहा था, येलो कलर देता है, तो होमोजाइगस कंडीशन में उसकी प्लांट की डेथ करा देगा। और ये जो रेशियो बनेगा 2:1 बनेगा। ठीक है, ये येलो और ये ग्रीन है। तो लीफ कलर जो होता है उसमें होमोजाइगस डोमिनेंट लीथल होता है और उसकी डेथ करा देता है।
तो ये एक एग्जाम्पल एंटीरियर मेजर्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लीथल जीन हम लोगों में भी होते हैं, ह्यूमंस में भी होते हैं। ठीक है, थैलेसीमिया लीथल जीन डिसऑर्डर, बिल्कुल थैलेसीमिया, बिल्कुल सही, थैलेसीमिया हो गया। तो थैलेसीमिया भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में डेथ करा देगा। थैलेसीमिया होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में क्या करा देता है, डेथ करा देगा। दिस इज अ लीथल जीन, ये हमारे में सिंड्रोम या डिसऑर्डर के थ्रू होते हैं। तो बस तुम्हें लीथल जीन सर तो ये नॉर्मली हो सकता है, मतलब ऐसे ही? क्या मतलब मनु? सर जैसे कोई ये नॉर्मल प्लांट है इसका, एंटेरियम है जिसका, तो उसमें हो सकता है ये? मतलब या फिर किससे आता है सर, म्यूटेशन या किससे? ये लीथल जीन बेटा जैसे जैसे हम लोगों में होता है, हम लोगों में अगर जैसे थैलेसीमिया है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो अगर हम लोगों का किसी का जीनोटाइप ऐसा आ रहा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो ये 3 लोग तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिसमें ये होगा जीनोटाइप, उसको थैलेसीमिया होगा, और अगर थैलेसीमिया होगा तो उसकी धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि ऐसे तो नहीं है थैलेसीमिया वाला लोग जो बहुत लंबे समय तक जिएगा, थैलेसीमिया में वो डेथ करा ही देगा, ब्लड ही नहीं बनेगा उसकी बॉडी में, ठीक है। तो ये लीथल जीन है हमारे अंदर। तो ऐसा नहीं है कि लीथल जीन आया और तुरंत डेथ करा दी। हाँ, लीथल जीन आया और कुछ टाइम बाद डेथ करा देता है। म्यूटेशन है बेटा, बिल्कुल सही है, म्यूटेशन की वजह से होता है ये। बस तुम्हें याद रखना 2:1 रेशियो, होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव केस में डेथ करा देगा, ठीक है, ये याद रखना है। तो बेटा यही है लीथल जीन का कंसेप्ट, और इतना ही पढ़ना था हमें लीथल जीन में। तो अब आज हम लोग कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स हमें रीड करने हैं, तो एनसीईआरटी रीड करना मेरे साथ। एनसीईआरटी के पॉइंट्स जरूरी हैं, उसको पढ़ना। ठीक है बेटा, देखना एक बार। ठीक है, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है बेटा। मेरे साथ इसको डिस्कस करना, तुम लोग पढ़ना इसको। तुम लोगों ने एनसीईआरटी रीड करी थी क्या? यस यस सर की है। चलो सर एक एग्जांपल और दे रखा है सर, वो एंजाइम वगैरह तो समझ में नहीं आया सर वो हमारे। हाँ, वो बताएंगे। हाँ एंजाइम प्रोड्यूस होगा जब नहीं होगा। हाँ हाँ, अब सुनो, इसमें सर इनहेरिटेंस आपने कर दिया पीडीएफ? सर आया नहीं सर हमारे में पीडीएफ। आया नहीं सर, ये आ रहा है कल ओपन वाला वही आ रहा है सर, ओपन विद नहीं सर, ओपन विद वाला ऑप्शन आ रहा है अभी। फिर से ओपन करना है, फिर ऑफिस से ओपन करना है। किस में आ रहा है ओपन वाला ऑप्शन बेटा? सर आपने पीडीएफ सर अभी ओपन कर दिया पीडीएफ शेयर नहीं हुई, अभी सर बेटा अब हुई है। अब आ रही है। स्क्रीन पे आ रहा है सबको ये फाइल सर अब एनसीईआरटी आ गया। आ रही है? एक बार देखना बेटा, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में वेरिएशंस के बारे में बताया हुआ है, तुम खुद रीड करोगे। हम लोगों को भाई यही है कि ये सारे पार्ट तुम खुद डिस्कस करोगे, खुद ही पढ़ोगे। ह्यूमंस न्यू फॉर्म एज अर्ली एज 8,000 टू 10,000 BC होना चाहिए ऐसे। That one of the cause of variation was hidden in sexual reproduction. They exploited, ये तुम खुद रीड करोगे बेटा सारा, ठीक है। इसमें मैं कुछ क्या, इसमें खुद रीड करोगे। अब आगे वाले पेज पे क्या बोलता है, ये वाला, इस पे क्वेश्चन आता है साइवाल काउज। इसको अच्छे से पढ़ना बेटा, यस सर, ये क्वेश्चन आ तो सकता उसमें पढ़ा। पढ़ लिया था ना, साइवाल काउज इन पंजाब वी मस्ट हाउ रिकॉग्नाइज। चलो एनिमल यस सर एग्जांपल पढ़ लिया। ठीक है, ये हो गया। ये तुम कब पढ़ोगे, इससे क्वेश्चन आ सकता है। फिर मैंडेल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है बेटा। मैंडेल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में भाई ये हमने पढ़ लिया था, शीट शेप, शीट कलर, ये सारा पार्ट हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार ये लॉज पढ़ लेते हैं इसके। इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th century that headway was made in the understanding of the inheritance. ग्रोगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट गार्डन पी। कब से, देखो इस पे क्वेश्चन आया था 7 years, ये नीट का क्वेश्चन है, मैंने बताया भी था तुम्हें, 1856 से 1863, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आया था, तो ये मैंने मार्क कर दिया इंपॉर्टेंट। एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। During Mendel's investigations into inheritance pattern, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied. तभी तो लोग बस समझ नहीं पाते थे लोग इनको, मेंडेल को। His experiment had a large, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, उनके एक्सपेरिमेंट में लार्ज सैंपल साइज था,
ये इंपॉर्टेंट है। लार्ज सैंपल साइज का मतलब कि अगर वो देख रहे हैं रेशियो 3:1 आ रहा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में, तो केवल ऐसा नहीं कि 4 प्लांट होंगे उस 3:1 आएगा, उसमें उनके भाई 500 सीड बनी, तो 500 सीड में देखा उन्होंने 75% डोमिनेंट रेट आ रही थी और अराउंड 25% रिसेसिव आ रही थी। तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई 500 का एक बार 25% करना क्या आएगा, और 125। 125 आएगा सर, 125। 125 आएगा सर। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नहीं था कि 125 जो सीट बनी वो रिसेसिव ट्रेड की बनी, हो सकता है 120 बनी हो सकता है 132 बनी हो, ठीक है। टू बी एग्जैक्ट 125 हो, ऐसा जरूरी नहीं कि 125 ही बनी होगी, हो सकता है 133 बनी हो, लेकिन जो रेशियो था वो रेशियो 3:1 में ही आ रहा था, ठीक है। तो ऐसा डेटा एक्यूरेट मतलब 125 होगा ऐसा नहीं होगा, तो सैंपल साइज बहुत बड़ा था उनका, which gave greater credibility to the data that he collected. ठीक है। Also, the confirmation of his inferences from the experiment on successive generation of his test plants proved that his results pointed to general rule of inheritance rather than being substantial ideas. मतलब जो उनके रूल्स थे वो एक मतलब रूल्स थे, उन्होंने भाई एक्सपेरिमेंट किया, उतनी सीड बनी, उतने सीड में उन्होंने रेशियो देखा, तो उनके जो उसके बेस पे रूल बनाया, ऐसा नहीं कि उनके कुछ आइडियाज थे, जैसे इवोल्यूशन में जो डार्विन के आइडियाज थे, आइडियाज ही दे दिए इन्होंने। तो उनके जो जितने भी उन्होंने रूल्स बनाए वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड थे, ये मेयर आइडियाज नहीं थे वो। Mendel investigated characters in the garden pea plant that were manifested two opposing traits। ठीक बात है, टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स, ठीक है, तो दो ट्रेट हो गई अपोजिट, येलो और ग्रीन सीड्स, ये हमें पता है, ठीक है। ठीक है बेटा, ये सारी बातें हो गई हमारी इधर। Mendel conducted such artificial pollination, cross pollination experiment using several true breeding pea lines। मैंने बताया था कि मेंडल ने जो पेरेंट चूज किए थे, हमेशा पेरेंट कैसे थे, ट्रू ब्रीडिंग। फिर F1 में हाइब्रिड आया था, फिर F2 को लाने के लिए इन्होंने सेल्फिंग की थी, फिर F2 आएगा। तो जो पेरेंटल जनरेशन थी वो हमेशा ट्रू ब्रीडिंग थी, ये थोड़ा याद रखना है। पेरेंटल जनरेशन हमेशा कैसी रहेगी, ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है। A true breeding line is one that having undergone continuous self pollination। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन को हम कैसे ला सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन से। मतलब भाई कोई प्लांट है, जीनोटाइप ये वाला है, ठीक है, उसको सेल्फ पॉलिनेशन करे जाओ तो हर बार यही आता जाएगा, है ना। अगर इसको हमें जीनोटाइप चेंज करना होगा तो उसको क्रॉस ब्रीडिंग करा देंगे। तुमने पढ़ा था आउट ब्रीडिंग, पढ़ा था। हाँ यस तो सर। बेटा, यस सर। हाँ तो बेटा ये ट्रू ब्रीडिंग है। तो ट्रू ब्रीडिंग लाने के लिए, प्योर लाइन लाने के लिए कंटिन्यूअस क्या कराना पड़ता है, सेल्फ पॉलिनेशन। Shows the stable trait inheritance and expression for several generations. Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties। ध्यान रखना 14 true breeding pea plant varieties। 14 कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी भाई, राउंड, रिंकल, 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 pairs। एग्जैक्टली। तो 14 true breeding varieties ऐसे बनेगी, as pairs which were similar except for one character with contrasting trait। ये ध्यान रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई भाई, दिस लाइन। As pairs which were similar except for one character with contrasting trait। मतलब कि भाई सारे के सारे पेयर में है, जैसे सीड शेप और सीड कलर, सीड का शेप और कलर दो ट्रेट, फ्लावर का पोजीशन और फ्लावर का कलर दो ट्रेट, ठीक है, पॉड का कलर और पॉड की शेप दो ट्रेट। लेकिन जो स्टेम की हाइट थी, स्टेम की हाइट तो बस केवल टॉल और ड्वार्फ थी ना, स्टेम की दो ट्रेट नहीं ली गई थी, बाकी सबकी दो दो ट्रेट थी। As pairs which were similar except for the one character with contrasting trait, some of the contrasting traits selected were smooth और wrinkle seed। ठीक है, ये तो देख लेंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं बेटा। सर ये इसमें कॉन्ट्रास्टिंग जो है ट्रेड्स, वो फ्लावर शेप और कलर है या फिर जो वॉयलेट या वाइट है ऐसे? कंट्रास्टिंग ट्रेट ही है, देखो ये करेक्टर है, ध्यान सुनो, ये करेक्टर है। करेक्टर क्या है, स्टेम हाइट। तो स्टेम हाइट की क्या कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थी, टॉल और ड्वार्फ। ये फ्लावर कलर करेक्टर है, फ्लावर कलर की कंट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या थी, ये फ्लावर पोजीशन एक करेक्टर है, फ्लावर पोजीशन की कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या है, ये पॉट शेप एक करेक्टर है, पॉट शेप की कंट्रास्टिंग ट्रेट ये है। तो ध्यान रखना जो इस वाले कॉलम में लिखा गया है
ये कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं और ये करेक्टर है। तो करेक्टर तो 7 ही चूज किए थे उन्होंने। अगर क्वेश्चन आता है तो मेंडल ने करेक्टर कितने चूज किए थे? 7। लेकिन कंट्रास्टिंग ट्रेड्स कितनी थी? 14। देखो ना, 14। 1 2 5 6 7 Yes. 8 9 10 11। तो करेक्टर और ट्रेड में फर्क ध्यान रखना, ये करेक्टर और ये ट्रेड है, ठीक है। ओके, इनहेरिटेंस ऑफ वन। हाँ बेटा। सर तो अगर वो ऐसे ना लेता, जैसे फ्लावर का कलर भी लिया, पोजीशन भी लिया, अगर फ्लावर पोजीशन ना लेता तो कुछ उसका अलग आता, मतलब कुछ सक्सेस नहीं होता वो। बेटा उन्होंने जो मेंडल ने जो लिया था वो जो भी जीन चूज किए थे, वो मैंने बताया था ना, एसब्लिस वाला 1 1 हाँ 4 है ना, 1 4 5 7। तो उन्होंने जो भी ट्रेड चूज करी थी वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थी। अगर वो फ्लावर पोजीशन भी चूज करी, जो भी चीज डायहाइब्रिड क्रॉस है उससे ज्यादा ट्राइहाइब्रिड के लिए, तो हमेशा वो अलग अलग क्रोमोसोम पे ट्रेड्स थी। सेम क्रोमोसोम वाली उन्होंने चूज ही नहीं करी। अगर करते तो दिक्कत हो जाती, लिंकेज विंकेज, तो उनके रिजल्ट्स नहीं आते या लिंकेज को डिस्कवर कर जाते। तो उन्होंने Okay. जो भी पोजीशन कलर चूज किया, जो भी चूज किया था वो अलग अलग क्रोमोसोम पे ही था डेफिनेटली। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, तो मोनोहाइब्रिड की बात कर रहे हैं, वन जीन की इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। तो ये देखो इमैस्कुलेशन, देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये, ठीक है। इसमें से इन्होंने क्या निकाल दिया? एंथर निकाल दिया। तो इमैस्कुलेशन हो गया। तो मेंडल को प्लांट सर्जन क्यों बोलते थे? प्लांट सर्जन इसलिए तो बोलते थे, इमैस्कुलेशन करते थे वो। तो इमैस्कुलेशन हो गया तो फीमेल पेरेंट बन गया ये, ठीक है। मेल पेरेंट से पॉलन लिए यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए, तो डिजायर पॉलिनेशन हो गया। और जब पॉलिनेशन हो गया तो सीड्स बन गए डिजायर्ड, और इन सीड से क्या बन गए? प्लांट्स बन गए। तो स्टेप्स इन मेकिंग अ क्रॉस इन पी ये दिखा रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टेप में। खैर, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, तो इसको बताने की शायद मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमने पूरा पढ़ लिया था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन क्या होता है। तो वही पता है ना, ये सारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया था हमने। Yes. He found that F1 always resemble either of the parent. Complete dominance बताया था ना, F1 trait में उन दोनों की Yes, parent की sir. एक, and that the trait of the other parent was not seen in them. Mendel then self-pollinated. F1 को हमने फिर self pollination करा तो F2 आएगा. Mendel then self-pollinated the tall F1 plants, and to this surprise found that in the filial generation 2, some of the offsprings were dwarf, the character that was not seen in the F1 generation. सही बात है। ऐसा क्यों आया और dwarf conduction क्यों आई? Because law of segregation was now expressed. The portion of the plants that were dwarf were 1/4. पता है भाई, एक dwarf होता है, 3/4 tall थे। The tall dwarf traits were identical to their parental type and did not show any blending. ध्यान रखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कोई ब्लैंडिंग नहीं होती है। जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस में 9331 आ रहा था, जिसमें से 9 और 1 तो पैरेंटल था, लेकिन 6 ऐसे थे रिकॉम्बिनेंट, ब्लैंडिंग हो रही थी। लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कोई ब्लैंडिंग नहीं होती है। F2 जनरेशन में 3 तो टॉल बन गए थे और एक ड्वार्फ बन गया था, कोई नई कैरेक्टर नहीं आया था। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कोई ब्लैंडिंग नहीं मिलती है, हमें ध्यान रखना। That is, all the offspring were either tall or dwarf. None were in between height. ठीक है। Similar results were obtained with the other traits that he studied. Only one of the parental traits was expressed in F1 generation, while at the F2 generation both the traits were expressed in the proportion 3:1. ठीक है। The contrasting trait did not show any blending at the either F1 or F2 generation. ध्यान रखना, blending show नहीं होगी। ठीक है। Next page. अब देखना बेटा, based on these observations, Mendel proposed that something was being stably passed down, unchanged from parent to offspring, through the gametes over successive generation. He called these as factors. वो factors बोलते थे genes को, ठीक है। और जो factors होते हैं वो पेयर में होते हैं, और उन पेयर को क्या बोलते हैं? एलील्स, ठीक है। They are slightly different form of the same gene. ध्यान रखना, एलील्स क्या होते हैं? They are slightly different form of the same gene. जैसे कैपिटल T और स्मॉल t, जीन सेम है लेकिन स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है। तो इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये स्टेटमेंट सही है, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट में तो आ जाएगा कि एलील्स क्या होते हैं? दे आर द स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इफ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल्स फॉर ईच, देन ये पता है डोमिनेंट ट्रेट को हम कैपिटल टी से लिखते हैं और रिसेसिव को स्मॉल टी से। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरा पैराग्राफ हम पढ़ लेंगे। डोमिनेंट रिसेसिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा, ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। तुम रीड करोगे तो समझ आएगा ये, ठीक है। ये क्रॉस टॉल ड्वार्फ F1 जनरेशन को सेल्फ कर दिया, F2 में 3:1 रेशियो आ गया। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ।
नेक्स्ट पेज में वही है बेटा, ये देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूरा पढ़ लिया है हमने, तो इसमें कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। अब ये सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। From the observation that the recessive parent trait is expressed without any blending in F2 generation, we can infer that when the tall dwarf plant produces gametes by the process of meiosis, the alleles of the parent pair segregate और वही ना कैपिटल टी और स्मॉल टी F1 जनरेशन में जब meiosis होगा तो कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ठीक है। फ्रॉम ईच अदर एंड ओनली वन एलील इज ट्रांसमिट टू अ गैमीट, सही बात है। This segregation of alleles is a random process, and so there is a 50% chance of gamete containing either allele. 50% gamete में capital T आएगा, 50% में small t आएगा. As has been verified by the results of the crossing, in this way the gametes of the tall plants have the allele capital T, and the gametes of the dwarf plant have allele small t. पता है हमें. During fertilization, the two alleles capital T from one parent say through the pollen and T from the other parent, then from the egg. मतलब भाई ये थे पेरेंट, ये मेल प्लांट था, ये फीमेल प्लांट था, तो मेल प्लांट से कैपिटल टी गया, फीमेल पेरेंट के एग में क्या गया, स्मॉल टी, तो पोलन ग्रेन से क्या आएगा, एग से क्या आएगा, स्मॉल टी। तो वही बात सारी यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू एलील्स कैपिटल टी फ्रॉम वन पेरेंट से थ्रू द पोलन, a small t from the other parent, then through the egg are united to produce zygotes that have one T allele capital T and one small t allele. सही बात है, ये बन जाएगा F1 में, ठीक है। हाँ, in other words the hybrids have capital T and small t. Since these hybrids contain alleles which express contrasting traits, the plants are heterozygous, ठीक है। The production of gametes by the parents, the formation of the zygotes, that is the F1 and F2 plants can be understood from diagram Punnett square. ये Punnett square बनाया हुआ है, तो तुम लोगों को आना चाहिए Punnett square, ठीक है बेटा। पुनेट साइंटिस्ट का नाम था एक। हाँ सर बोर्ड में अगर मतलब क्वेश्चन आएंगे तो हमें पुनेट स्क्वायर बना के करना होगा, जैसे तरीका आपने बताया वैसे भी कर सकते हैं? बेटा, बोर्ड में अगर क्वेश्चन आते हैं ना तो ट्राई टू मेक पुनेट स्क्वायर, क्योंकि बोर्ड वाले बहुत क्लासिकल की तरीके से चलते हैं, उनको ऑब्जेक्टिव या कोई शॉर्टकट मेथड नहीं आता, ठीक है। तो यही मेथड अपनाएंगे, पुनेट स्क्वायर। चाहे मोनोहाइब्रिड भी पूछे तो पुनेट स्क्वायर, ठीक है। वो तो मैंने फोरक्लाइन मेथड सर आपने बताया था जो। हाँ, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल, ये हमने पूरा पढ़ लिया है। पुनेट स्क्वायर कैसे बना ये भी हम कर लेंगे, इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है, ये खुद रीड करोगे आ जाएगा। नेक्स्ट, अब सुनो, ये बात क्या बोलते हैं। फ्रॉम द पुनेट स्क्वायर इट इज इजीली सीन दैट वन ऑफ द फोर ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड टू कैपिटल टी। भाई सही बात है, ऐसा F2 जनरेशन में आता है तो ये वाले कितने बनेंगे, 1/4, ठीक है। 1/2 लीड टू कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कितना बनेगा, 2/4, दैट इज 1/2 बनेगा ना, 1/2 बनेगा ना कैपिटल टी और स्मॉल टी, और स्मॉल टी कितने बनेंगे, 1/4, वही बात लिखी है। थ्रू द F1 have a genotype of capital T small t, but the phenotype character seen is tall, and F2 3/4 of the plants are tall, where some of them are capital T, while others are capital T small t. सही बात है। Externally, it is not possible to distinguish between the plants with the genotype capital T and capital T small t. हम दूर से देखकर बता नहीं सकते कि प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि दोनों ही टॉल है। अगर हम देख कर पूछें कि बताओ इनमें से हेटेरोजाइगस टॉल कौन सा है, होमोजाइगस टॉल कौन सा है, नहीं बता पाएंगे। एक तरीका है, वो तरीका का नाम बताओ। टेस्ट क्रॉस सर। टेस्ट बीट करवाते हैं हम, टेस्ट क्रॉस करा के पता लगा। टेस्ट सही क्रॉस। बात, बिल्कुल सही है बेटा। हैंस द करेक्टर, ठीक है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। हाँ, ये सारी बातें तो बेटा तुम 3:1 का रेशियो देख लेंगे। ये वाला पैराग्राफ सिंपल है, हो गया हमारा। तो यही है कैपिटल 1/4, कैपिटल स्मॉल टी 1/2 और स्मॉल टी 1/4 इज मैथमेटिकल कंडेंसेबल टू द फॉर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन ax plus by का होल स्क्वायर। कैसे होगा देखते हैं। भाई हमें पता है ना, a plus b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है ना। अब a स्क्वायर कैपिटल टी, a को हमने कैपिटल टी ले लिया, b को स्मॉल टी ले लिया, ठीक है, प्लस 2ab
कैविटी स्मॉल टी, बी स्क्वायर स्मॉल टी, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस फॉर्मूला से जा रहा है, दैट हैज द गैमेट्स, ठीक है। ये पूरा हो गया। तो इन्होंने इसको बायनोमियल एक्सपेंशन को देखो ऐसे खोला है, मैं यहाँ पे खोल के बता देता हूँ। देखना बेटा एक बार, हमें पता है बायनोमियल जो फॉर्मूला है हमारा वो कुछ ऐसा है, इन्होंने a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इन्होंने ऐसे लिखा है ax प्लस बी का y होल स्क्वायर, एक ही बात है। अब देखो a मैंने ले लिया कैपिटल T और b ले लिया स्मॉल t, तो ये देखो a, तो अब मुझे बताओ कैपिटल T जो पहले a स्क्वायर है हमारा, ठीक है। तो कैपिटल T जो है हमारा, कैपिटल T आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। एक मिनट, ठीक है। a प्लस बी, इन्होंने क्या लिया, एक मिनट रखना। कैपिटल डी की हाफ नहीं होगी? हाँ गैमेट की, हाँ गैमेट आने की हाफ होगी ना, बिल्कुल सही। अब भाई अगर ये है ना हमारा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी गैमेट में, 50% मतलब, और 50% प्रोबेबिलिटी होगी स्मॉल टी की, सही बात है, ठीक है। तो गैमेट्स में कैपिटल टी आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी और स्मॉल टी आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, ठीक है। तो इन्होंने देखो क्या करा है, इन्होंने ये करा है कि ए वही है, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर इन्होंने बस कॉम्प्लेक्स करा है और कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा, बहुत इजी है। अब देखो कैपिटल टी की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, ए को मैंने ले लिया हाफ कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी, बी स्मॉल टी था, स्मॉल टी की होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, ये इसका होल स्क्वायर कर दिया। होल स्क्वायर खोल लो, होल स्क्वायर खोलोगे तो इसको होल स्क्वायर खोल लो। इन्होंने होल स्क्वायर क्या करा, अ, इन्होंने क्या करा, हाफ टी प्लस हाफ स्मॉल, मतलब इन्होंने ये कर दिया, इसको दो बार लिख दिया ऐसे, ऐसा प्लस ऐसा करा, इनटू सेम ब्रैकेट में फिर लिख दो, बात तो वही है भाई, इस होल स्क्वायर है ना, उन्होंने ऐसे लिख दिया, देखो ऐसे, है ना। अब सर वही है अब इसको सॉल्व कर दो भाई, हाफ टी हाफ कैपिटल टी कितना होगा, 1/4 कैपिटल टी, हाफ टी और हाफ स्मॉल टी, तो कितना हो जाएगा, प्लस, तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे ना बेटा, तुम कहोगे तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, सॉल्व करोगे तो ये आएगा एग्जैक्ट, करे सॉल्व, ये कर लोगे मल्टीप्लाई, नहीं सर, कर आगे लोगे। समझ मत कर दो। बच्चों बोलो बेटा, और बच्चे बोलेंगे, हो कर लोगे, जाएगा सर। हाँ गुड, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है बेटा कैसे आई, तुम्हें आना चाहिए, बस सिंपल है, कुछ नहीं है, इन्होंने कॉम्प्लेक्स कर दिया, पर कुछ भी नहीं है, बहुत इजी था, ऐसे था ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, a कैपिटल टी लिया, b स्मॉल टी लिया, तो कैपिटल टी आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, स्मॉल टी आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, इसका होल स्क्वायर, दोनों को ब्रैकेट में लग दिया और उसको सॉल्व कर दिया, बस ये आंसर आ जाएगा, वही है जो फॉर्मूला बनता है। खैर, मैं अब देखो क्या बोलता है, हाँ, Mendel self-pollinated the F2 plants and found, एक स्क्रीन रुक गई, हाँ, अब देखना, Mendel self-pollinated the F2 plants and found that dwarf F2 plants continue to be generate dwarf plants in F3 and F4 generation. He concluded that the genotype of the dwarf was homozygous small t. What do you think? He would have got had he self-pollinated a tall F2 plant? अगर वो tall plant को self pollinate कराएगा तो यही plant मिलेगा हर generation to generation, तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। From the preceding paragraphs, it is clear that though the genotype ratio can be calculated using mathematical probability, by simply looking at the phenotype of a dominant trait, it is not possible to know the genotype composition. भाई वही है ना कि हम प्लांट को देखकर बता नहीं सकते कि वो होमोजाइगस टॉल है हेटेरोजाइगस टॉल है। अब कैसे बता पाएंगे, अब देखना,
Therefore, to determine the genotype of a tall plant at F2, Mendel crossed a tall plant from F2 with a dwarf plant that is called as test cross. क्वेश्चन इस पे आया था, क्या क्वेश्चन आया था कि मेंडेल ने टॉल प्लांट के जीनोटाइप क्रॉस कराने के लिए जो प्लांट लिया था वो किस जनरेशन का लिया था, F1 जनरेशन का, पेरेंटल जनरेशन का, या F2 जनरेशन का। तो ध्यान रखना F2 जनरेशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भाई। जब इन्होंने इसको सेल्फिंग कराई F1 की, तो F2 जनरेशन में 3:1 रेशियो मिल गया था इनको, 3 टॉल 1 डॉफ। लेकिन टॉल प्लांट का हेटेरोजाइगस टॉल है या होमोजाइगस टॉल है, वो पता लगाने के लिए इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया। इन्होंने क्या कराया, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस, हाँ, तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस को कराने के लिए उनको किस जीनोटाइप का पता लगाना था, F2 जनरेशन का। तो ध्यान रखना ये F2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है बेटा कई बार, तो बच्चे हमेशा गलत करते हैं। तो टू सबके डिटरमाइन, पास PDF आ रहा है? बेटा PDF आ रहा है सबके पास, मतलब स्क्रीन शो हो रही है। यस सर। यस सर, पे नहीं आया, यस सर, एक बार कनेक्ट। यस सर। ओके मनु, एक बार दोबारा देखो अपना। अच्छा बेटा सुनना, तो अगर तुमसे पूछा जाता है कि टेस्ट क्रॉस जो कराते हैं हम किस प्लांट के जीनोटाइप का पता लगाने के लिए कराते हैं, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन करना बेटा, बार बार बोल रहा हूँ, गलत मत करना, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है। टॉल प्लांट एट F2। चलो आगे बढ़ते हैं। इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म शोइंग अ डोमिनेंट, अच्छा ये तो तुम पूरा अब कर लोगे, इतना ये सारी बातें हो गई हैं, ठीक है। बाकी ये टेस्ट क्रॉस का पूरा काम हो गया हमारा खत्म। नेक्स्ट पेज पे देखना, इस पेज पे टेस्ट क्रॉस कराया गया है। अब देखो ये कैसे क्रॉस किया है बेटा, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, तो होमोजाइगस रिसेसिव मतलब वॉयलेट कलर है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब इसको कैसे कराया हमने, एक ये वाला फ्लावर है, देखो बेटा मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला फ्लावर, ये वॉयलेट फ्लावर है। तुम्हें पता है वॉयलेट तो डोमिनेंट रेट है रिसेसिव, बताओ। डोमिनेंट होता है सर। सर डोमिनेंट। बिल्कुल सही, डोमिनेंट, हाँ सर डोमिनेंट। हाँ बेटा सही है, डोमिनेंट रेट तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसका जीनोटाइप ये वाला है या ये वाला है। होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, तो कैसे पता लगाएं, तो उसका पता लगाने के लिए क्या होगा, टेस्ट क्रॉस। अब देखो इसके गैमेट कैपिटल W लिख लिए, इसके गैमेट कैपिटल W स्मॉल w लिख लिया। अब टेस्ट क्रॉस करा दिया, होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव, तो वाइट ही होगा, ये तो वाइट ही बना रखा है, ठीक है। स्मॉल w स्मॉल w स्मॉल w स्मॉल w, जब इसको क्रॉस कराया तो 100% प्लांट वॉयलेट आ गए, लेकिन इस वाले क्रॉस में 50% वॉयलेट थे और 50% वाइट थे। तो ये जो ये वाला जीनोटाइप है शो हो रहा है कि ये कैसा था, हेटेरोजाइगस था। तो दिस इज अ टेस्ट क्रॉस। तो हम ये टेस्ट क्रॉस होता है, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो उसको अच्छे से बताएंगे बेटा। तो based on his observation monohybrid cross, Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance. वो क्या रूल्स है, प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, द फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकंड लॉ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो याद रखना बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट मैंने बताया था तुम्हें, इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट कब वैलिड होता है, हाइब्रिड क्रॉस के लिए सर, हाँ, हेटेरोजाइगस कंडीशन जब सर। जब 2 जीन हो या 2 से ज्यादा हो या 2 से ज्यादा जीन। लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट है नहीं, तो 2 ही लॉ रह गए। लॉ ऑफ पे फैक्टर मैंने बताया था, इस एनसीईआरटी में दिए नहीं रखा, तो 2 ही लॉ रह गए। पहला लॉ क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा लॉ क्या हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन डायहाइब्रिड के लिए तीसरा लॉ भी है, इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, एक बार देखना बेटा, फैक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, जीन्स, मेंडल नहीं बोलते थे, फैक्टर्स बोलते थे। फैक्टर्स अकर इन पेयर, पता है भाई जीन्स पेयर में होते हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा या ऐसा होगा। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंस एंड अदर रिसेसिव, मतलब इस ऐसा केस डिसिमिलर है, एक डोमिनेंट होगा रिसेसिव होगा। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंट कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन। भाई F1 जनरेशन अगर तुम इसको क्रॉस कराओगे तो F1 में टॉल प्लांट आता है बस, तो टॉल आया तो ये कौन सा लॉ एक्सप्लेन कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन कर रहा है, हमने डिस्कस किया था।
तो टॉल का आना F1 जनरेशन में किसको एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस को, ठीक है। अच्छा, and the expression of both in F2 it also explain the proportion of 3:1 obtained at the F2। तो ये पूरा पढ़ना है भाई। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैंने बताया था F2 जनरेशन में टॉल भी आ रहे हैं, डॉफ भी आ रहे हैं। तो 25% जो डॉफ आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये बातें यहाँ लिखी हुई हैं, देखो। This law is based on the fact that the alleles do not show any blending and both the characters are recovered as such in F2 generation। Both the characters are recovered, मतलब F2 में टॉल भी आ रहा है, डॉफ भी आ रहा है, दोनों characters F2 में आ रहे हैं। Though one of these is not seen at the F1 stage, F1 में डॉफ नहीं था। Though the parents contain two alleles during the gamete formation, the factors or alleles of a pair segregate from each other such that the gamete receives only one of the two factors। बस वही बात कर रहा है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है कि F1 जनरेशन से दोनों कंट्रास्टिंग एलील सेपरेट हो जाते हैं, गैमेट में आ जाते हैं, और F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर रिकवर्ड हो जाते हैं। इट इज ओनली ड्यू टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट बेटा ये इधर बात, ये जो बात है ये हमारे कोडोमिनेंस है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने पूरा पढ़ा था, रेड व्हाइट पिंक आ जाना, फिर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होना। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये तुम खुद रीड कर लोगे। एग्जाम्पल एंटीरियर मेजर, ठीक है। बात आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या होता है एक बार देखते हैं। मैं थोड़ा ना यहाँ पे बहुत बताता हूँ, एक वैसे पेज पे बताता हूँ। एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ये बोल रहे हैं कि क्यों कुछ अलील डोमिनेंट होते और क्यों कुछ अलील रिसेसिव होते हैं। वाई मैं लिखता हूँ, वाई सम alleles are recessive or dominant, ठीक है। तो क्या कारण है कि कुछ एलील रिसेसिव है या कुछ डोमिनेंट है? तो क्या कारण है बेटा? स्क्रीन आ रही है ना सबके पास? यस सर। ठीक है। Yes, sir. यस सर। हाँ, अब सुनो, जो डोमिनेंट एलील होता है ना, वो एक वाइल्ड टाइप एलील है। वाइल्ड टाइप मतलब नॉर्मल एलील है, मतलब अनमॉडिफाइड है। लेकिन अगर डोमिनेंट एलील में कोई म्यूटेशन हो जाए तो वो म्यूटेंट टाइप बन जाता है। म्यूटेंट टाइप मतलब मॉडिफाइड एलील। वो एलील को बोलते हैं रिसेसिव एलील, उसको बोलते हैं रिसेसिव एलील, ठीक है। तो डोमिनेंट एलील जो है वाइल्ड टाइप है, नॉर्मल है, अनमॉडिफाइड है। लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होने के बाद ये म्यूटेंट टाइप बन जाता है। और म्यूटेंट टाइप जो क्या होता है? मॉडिफाइड एलील। तो ध्यान रखना, अनमॉडिफाइड डोमिनेंट होता है और मॉडिफाइड जो होता है रिसेसिव होता है, या म्यूटेंट टाइप भी बोल देते हैं, ठीक है। अब सुनो, जो डोमिनेंस है, अगर कोई जीन डोमिनेंट है तो वो क्या बनेगा? आरएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, आरएनए बनाएगा, ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन क्या है? कुछ एंजाइम्स है। ये एंजाइम्स क्या करेंगे? अपना फंक्शन करेंगे, और जो फंक्शन करेंगे तो डोमिनेंट ट्रेट को शो करेंगे। लेकिन अगर कोई रिसेसिव एलील है, अगर कोई रिसेसिव एलील है, उसका कोई जीन है, तो अब उसका देखो, या तो, अब सुनो मैं आगे लिखता हूं। अगर कोई रिसेसिव एलील है, रिसेसिव मतलब मॉडिफाइड या म्यूटेंट, इस डोमिनेंट में म्यूटेशन हुई थी तो क्या बना था? रिसेसिव, ठीक है। तो अगर कोई रिसेसिव एलील है, मॉडिफाइड है, म्यूटेंट है, तो वो तीन तरीके से काम कर सकते हैं। या तो वो क्या करेगा? एंजाइम ही नहीं बनाएगा, नो फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। देखो, अगर वो एंजाइम ही नहीं बनाएगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन नहीं कर रहा है, एंजाइम ही नहीं बन रहा है, एंजाइम नहीं बन रहा है तो डोमिनेंट ट्रेट आएगी नहीं। या तो कोई एंजाइम नहीं बनाएगा, या
एंजाइम बनाएगा नॉन फंक्शनल या नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा। नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा तो भी डोमिनेंट रेट नहीं आएगी। तीसरे तरीके से काम कर सकता है, लेस एफिशिएंट या फिर नॉर्मल एंजाइम। ये जो तीसरा तरीका है, अगर रिसेसिव जो अलील है जीन जो जब एक्सप्रेस करेगा तो वो एंजाइम बना रहा है लेस एफिशिएंट, मतलब एंजाइम बन रहा है लेकिन पूरा का पूरा एफिशिएंट नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में। अगर हम देखें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, भाई कैपिटल आर स्मॉल आर ये क्या दे रहे थे? पिंक कलर दे रहे थे, क्योंकि ये जो रिसेसिव एलील है थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन भी दे देता है, थोड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन देगा तो वो कलर की मिक्सिंग होने के कारण पिंक कलर आ रहा था। तो लेस एफिशिएंट एंजाइम अगर दे रहा है तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस का शो कर रहा है। अगर कोई नॉर्मल एंजाइम बना रहा है तो वो को डोमिनेंस का केस शो कर सकता है। को डोमिनेंस जैसे ए बी ब्लड ग्रुप, तो ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एलील्स एक्सप्रेस कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, कोई डोमिनेंट रिसेसिव का केस ही नहीं है, तो तभी तो ए बी ब्लड ग्रुप है। तो अगर कोई रिसेसिव एलील नॉर्मल एंजाइम बनाने लग जाए तो वो को डोमिनेंस के केस को शो कर सकता है। तो बेटा रिसेसिव एलील तीन तरीके से काम कर सकता है, या तो एंजाइम बनाएगा ही नहीं, एंजाइम बनाएगा, दूसरा नॉन फंक्शनल होगा, तीसरा लेस एफिशिएंट है नॉर्मल एंजाइम। तो ये कहानी थी कुछ जो मैंने तुम्हें बताई कि एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट डोमिनेंस। एक बार देखना कि डोमिनेंट एलील वाइल्ड टाइप होता है, अनमॉडिफाइड म्यूटेशन होने के कारण मॉडिफाइड एलील बन जाता है रिसेसिव एलील। ठीक है, डोमिनेंट एलील तो अपना एक्सप्रेस करेगा, फंक्शन देगा, लेकिन रिसेसिव एलील इन तीन तरीके से काम कर सकता है। अब एक बार एनसीईआरटी की लैंग्वेज रीड करते हैं। सर ये सिर्फ प्लांट के केस में वो है या फिर हर किसी के में हर किसी में हो सकता है। एप्लीकेबल? हाँ, तो अब सुनो, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या बोलते हैं? What exactly is dominance? Why are some alleles dominant and some are recessive? To tackle these questions, we must understand what a gene does. Every gene, as you know by now, contains the information to express a particular trait. ठीक बात है। In a diploid organism, there are two copies of each gene. सही बात है, as a pair of alleles. Now, these two alleles need not to be identical, as in the heterozygote. One of them may be different due to the some changes that it has undergone, ठीक है, which modifies the information that particular allele contains. Let us take an example of a gene that contains the information for producing an enzyme. Now there are two copies of this gene, the two allele form. ठीक है, let us assume as is more common that the normal allele produces the normal enzyme. मैंने बताया था कि जो normal allele है वो normal enzyme बनाएगा, that is needed for the transformation of the substrate S. मतलब कैपिटल टी है, कैपिटल टी एक नॉर्मल एंजाइम बना रहा है जो कि एस सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट दिखा देता है, टॉल हो जाता है प्लांट। ठीक है, ये नॉर्मल एलील है। थियोरेटिकली द मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पांसिबल फॉर, मॉडिफाइड एलील याद करो, रिसेसिव, द नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम, मैंने बताया था, नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम एट ऑल, तीन तरीके से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील। जो भाई पहला केस था ये वाला जिसमें नॉर्मल एंजाइम बना रहा था या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा था, तो इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील is equivalent to the unmodified allele. That is, it will produce the same phenotype. That is, result in the transformation of substrate S. Such equivalent allele pairs are very common. ये थोड़ा एनसीईआरटी की लाइन पढ़नी पड़ेगी, very common. But if the allele produces a non-functional enzyme or no enzyme, the phenotype may be affected. ये क्वेश्चन आया था उसमें एलन के उसमें कि which of the following statements are correct. तो उसमें पूछा था if an allele produces a non-functional enzyme or no enzyme, then the phenotype may be affective. तो उसमें ये स्टेटमेंट थी तो करेक्ट थी भाई, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन जो अगर एलील नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है नो एंजाइम तो फिनोटाइप अफेक्ट होगा. द फिनोटाइप trait will only be depend on the functioning of an unmodified allele. Unmodified allele कौन सा होता है? Dominant. The unmodified dominant है, functioning है, allele which represents the original phenotype is the dominant allele, and the modified allele
मॉडिफाइड कौन सा होता है? रिसेसिव म्यूटेंट. A is generally the recessive allele. Hence, in example above, the recessive trait is seen due to the non-functional enzyme because no enzyme is produced. तो recessive trait जब आती है वो क्यों आती है? non-functional enzyme की वजह से, क्योंकि कोई एंजाइम नहीं बनता. तो बेटा इस वाली लाइन को तुम घर पे अच्छे से पढ़ोगे. ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है हमें. ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेनली. ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. आगे देखना, कोडोमिनेंस हमने अच्छे से पढ़ा है बेटा. कोडोमिनेंस ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लेके चलें पूरा. इसमें ध्यान रखना, जो हमारे आरबीसी होते हैं, आरबीसी की मेम्ब्रेन में एंटीजेंस होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन. ये बात पता है ना? यस सर, ये तो पता है. हाँ, तो लिखा है कहीं, लिखा हो, ये लिखा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी हैज शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन. मैंने बताया था ना, आई जीन कंट्रोल करता है ना, आई जीन. अगर अल्फा एन, बताओ मुझे, अगर ग्लैक्टोज लगा रहा है तो कौन सा एंटीजन बनता है? बी बी बनता है. हाँ बिल्कुल सही. और एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामिन लग रहा है तो ए बनता है. ए. हाँ बिल्कुल सही. तो बेटा लाइन का मतलब यही है, ये जो लिखा है, बिकॉज ह्यूमन, कहीं लिखा था, लाइन हमने पढ़ा था. हाँ, the alleles I and IB produce a slightly different form of the sugar, while allele I does not produce any sugar. मैंने बताया था I जीन कोई शुगर लगाता ही नहीं है. ठीक है, बाकी सारी कहानी इसको पढ़ोगे तो, ये हम पढ़ चुके हैं. How many phenotypes are possible in human blood group? 4 phenotypes. 4. 6 4. 4 phenotype 4. चलो ठीक है, ये सारा हम पढ़ चुके हैं बेटा. ये तुम पढ़ोगे खुद, सब पढ़ चुके हैं हम. नेक्स्ट, मल्टीपल एलील्स पढ़ चुके हैं हम. पॉपुलेशन का कैरेक्टर होता है. इस वाले पैराग्राफ में प्लियोट्रोपिक शो बताया उन्होंने. प्लियोट्रोपिक जीन क्या होते हैं देखो, रीड करना. Occasionally, a single gene may produce more than one effect. For example, starch synthesis in pea seed is controlled by one gene. It has 2 alleles. Starch is synthesized effectively by capital B homozygotes, and therefore large starch grains are produced. capital B round होते हैं और large. ठीक है. In contrast, small b homozygotes have lesser efficiency in starch synthesis and produce small size. Starch नहीं बनेगा तो wrinkle और small size. F1 में ये आता है. Heterozygous produces round seed. Heterozygous round seed बनाएंगे. ठीक है, पढ़ा था हमने. And so B seems to be dominant allele, but the starch grains produced are intermediate size. Starch कैसे बन रहे थे? Intermediate. याद करो, पढ़ा था हमने. ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं बेटा. ये प्लियोट्रोपिक जीन की बात कर रहा है, हमने पढ़ लिया है. अब ये लास्ट वाला पैराग्राफ देखना, ये वाला पैराग्राफ क्या बोलता है इसमें, देखना. Therefore, dominance is not an autonomous feature of a gene. Dominance is not an autonomous feature of gene. इस लाइन का कोई मतलब समझा? अब सुनो बेटा, ध्यान समझना. Therefore, dominance is not an autonomous feature of a gene or product that it has information for. It depends as much on the gene product and the production of a particular phenotype. मतलब सपोज करो कोई जीन है, तो कोई जीन है, तो हम लोग जो जीन होता है, ऐसा नहीं है कि भाई जीन आया तो ये डोमिनेंट जीन आया होगा, ये रिसेसिव जीन आया होगा. तो डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन. ये डोमिनेंट जीन क्यों है? क्योंकि ये जीन जब एक्सप्रेस कर रहा है, आरएनए बना रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है, ट्रांसलेशन करके क्या बना रहा है? एक प्रोटीन बना रहा है. वो प्रोटीन एंजाइम हो सकता है, और ये एंजाइम अपना फंक्शन कर रहा है, और फंक्शन करने के बाद कोई ट्रेट शो कर रहा है, या कोई सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है. तो ये सब काम हो रहा है, ये सब काम हो रहा है, तभी हम जीन को बोल रहे हैं डोमिनेंट है वो. लेकिन अगर ये सब काम नहीं कर पा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेसिव. तो डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन. तो डोमिनेंस होना, डोमिनेंट जीन होना, उसका कोई ऑटोनोमस फीचर नहीं है. ऑटोनोमस मतलब खुद का फीचर नहीं है उसका. वो डोमिनेंट जीन क्यों कहलाएगा डोमिनेंट? वो क्योंकि जब वो एक्सप्रेस करेगा, कोई प्रोडक्ट बनाएगा और कोई फिनोटाइप देगा, तभी वो डोमिनेंट कहलाएगा. अब देखो, dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. It depends on much on the gene product and the production of a particular phenotype. वो जीन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं, और वो प्रोडक्ट क्या फिनोटाइप बना रहा है उस पर डिपेंड करता है. तो याद करना, दोबारा बोल रहा हूं मैं, dominance is not an autonomous feature of a gene or product or the product that it has information for.
डोमिनेंट जीन क्यों डोमिनेंट होगा? क्योंकि जब वो एक्सप्रेस करेगा तो कोई वो प्रोडक्ट बनाएगा जैसे एंजाइम, और वो कोई सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा तो कोई फिनोटाइप बनाएगा। तो अगर कोई जीन ऐसा काम कर रहा है तो वो डोमिनेंट जीन कहलाएगा, ठीक है। बस इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम टाइप, ये मोर देन वन फिनोटाइप तो होता है ये फिलोट्रॉपिक जीन के केस में, हम पढ़ चुके हैं, तो उसको रीड करना बेटा। तो ये इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, ये हम डायहाइब्रिड क्रॉस पूरा पढ़ चुके हैं, तो तुम पढ़ोगे इसको भी घर पे। पनेट स्क्वायर बनाया हुआ है डायहाइब्रिड जीन का, तुम बनाओगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ चुके हैं पूरा। हम ये पढ़ना है हमें, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ तक हम पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बेटा इतना तुम पार्ट एनसीईआरटी से पढ़ोगे। मैं तुम लोगों के अटेंडेंस ले रहा हूँ, जितना ये पढ़ा पूरा क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से पहले पहले जितना मैंने पढ़ाया है बेटा, मल्टीपल एलिमेंट जितना हमने पढ़ा है सब आएगा ये। मैं तुम्हारी अटेंडेंस लेता हूँ तुम लोगों की। ठीक है बेटा, हो गया अटेंडेंस। यस, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा फिर। सर हाँ बेटा। सर जो लुईस पास्चर ने वो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी थी वो क्या थी?